बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इसमें पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों का एक अपना अपना रोल है और उन दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट भी अगर वीक है और अच्छे अंदाज में इनपुट बच्चे को ना दे पाए तो शायद उतने अच्छे रिज़ल्ट्स बच्चे से हम नहीं ले पाते हैं। इसलिए बीइंग पेरेंट एंड प्रोफेशनल बोथ, उन दोनों को इसको अच्छे अंदाज से समझना और उस पर अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करना बच्चे के साथ काम करते हुए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन नेक्स्ट टू थ्री क्लिप्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कि ये क्या होता है, इसके डायग्नोसिस, इसकी असेसमेंट क्या होती है और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं जो हमें नज़र आते हैं। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कि बच्चा थोड़ा सा डिफरेंटली डेवलप करता है। उसका वे ऑफ डेवलपमेंट एक न्यूरोटिपिकल बच्चे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके सीखने का अंदाज़, उसके बिहेवियर्स, उसके एक्शंस जो उसकी रूटीन में एक बच्चे से मुख्तलिफ हमें मिलते हैं। दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस। इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, विल डिस्कस इट इन डिटेल और उनको कैसे किया जाना चाहिए बेहतर, वो हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से देखेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेंटली चैलेंज्ड। मेंटली चैलेंज बच्चे क्या होते हैं कि उनके सीखने का रेशो पेस जो है वो बहुत स्लो होता है। समटाइम इट इज़ जस्ट मैनेजेबल, वेयर एज इन कंपैरिजन टू द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जब हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों को देखते हैं तो उनमें लर्निंग पोटेंशियल्स होते हैं, वो सीख सकते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी इनकरेजिंग फॉर द पेरेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स कि हम उनको सिखा सकते हैं। द ओनली थिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड इज़ दैट उनको सिखाने का तरीक़ाकार जो है वो डिफरेंट होता है और उसमें उनको डिफरेंटली डील किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलार्मिंग चीज़ इसमें जो है वो ये है कि उसमें इसका जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो बहुत रैपिड है। फ्यू डिकेड्स बैक शायद ये 15,000 10,000 बच्चों में एक ऑटिस्टिक बच्चा होता था। ओवर दिस पीरियड this number has increased to an alarming state, whereas latest research इसमें जो last आई थी that was in every 42 children we find a child on autism spectrum disorder। इतने महदूद पीरियड के अंदर इतना रैपिडली इसका बढ़ जाना इज़ अ चैलेंज। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर ये इसी रेशो से बढ़ता रहा तो व्हाट वुड बी द स्टेट आफ्टर 30-50 ईयर्स। दिस मीन्स टू मी कि उस वक्त आधी दुनिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर फॉल करती होगी। व्हाट वुड बी द वे ऑफ लिविंग एट दैट टाइम। दिस इज अलार्मिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस डिसऑर्डर को अभी टाइमली एड्रेस करें और इसको हम ओवरकम करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। जितना ये रैपिडली फैल रहा है सोसाइटी में, हमें उस पेस पे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। इसको समझने वाले प्रोफेशनल्स भी बाज़ औक़ात मुझे नज़र आता है कि वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इट्स नेचुरली डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको हम बेहतर समझ सकते हैं। टू माई एक्सपीरियंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन लास्ट 20 years, आई हैव बीन डीलिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम और उनको
जब मैं कंपैरिजन में एवेलुएट करता हूँ तो मेरे लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। इतने रिसोर्सेज एक क्लिक के ऊपर होने के बावजूद हमारी अवेयरनेस का उस लेवल पे ना होना एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है उन लोगों के लिए जो इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और उन पेरेंट्स को जो ऑलरेडी एक सदमे में है, एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट फेज़ के अंदर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उनको इंस्टेड ऑफ सूदिंग एंड हेल्पिंग देम वो उनकी इस मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि नॉट सेटलिंग इन द सोसाइटी, उस तमाम एस्पेक्ट्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ सोसाइटी वी मस्ट लर्न एंड गेट अवेयर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर विच इज़ स्प्रेडिंग एट अ वेरी रैपिड रेट। 1930 से वर्ड ऑटिज़म सामने आया था, जब पहले दो बच्चे 1933 में एट एज ऑफ 3 years डायग्नोज हुए थे, और एक ऑटो से निकलता हुआ लफ्ज़ ऑटिज़म उनके लिए डायग्नोसिस के तौर पे किया गया। उस वक्त से लेके टिल टू डेट इस पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत काम हो रहा है। ऑल्दो affected parents are the one who are trying their best to overcome this mystery, लेकिन unfortunately till to date इसकी कोई भी specific cause सामने नहीं आई है। There are number of causes जो assume की जा रही हैं since day one, लेकिन अब तक कोई फाइनल नहीं हो पाई है। कोई किसी फूड एंड ड्रग एजेंसी से अब तक एज अ फाइनल कॉज नहीं समझी जाती है। इफ़ आई लिस्ट दैम, इसमें एक अप्रोच ये भी है कि जो इसमें केबल और डिश एंटीना की इन्वॉल्वमेंट है, स्टार्ट है। जिस तरह से एक पॉप के ऊपर जितना तेज़ी से स्क्रीन फ्लिकर करती है, बच्चे का माइंड यंग एज में जब उसको एक्सपोज होता है थ्रू विजुअल इनपुट, तो वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है उसके माइंड के अंदर, जिसकी वजह से ऑटिज़म होता है। एक ये भी अप्रोच है, एजम्पशन में थ्योरी है। अनदर assumed cause is that there is an element in the TV which emits certain rays, और उन रेज के एक्सपोजर से इसको तस्वर किया जाता है। देन ये जो स्मेल्स हैं पेस्टिसाइड्स की, परफ्यूम्स की, इसके एक्सपोजर को भी एक कॉज समझा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉज इसमें जो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है सिंस लॉन्ग, दैट इज़ द हैवी अपलोड ऑफ मर्करी थाइमारोसोल, जो कि वैक्सीनेशन के अंदर प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। उसको एक स्ट्रॉन्ग कॉज समझा गया है, ख़ास तौर पे एक इंजेक्शन जो 1.5 years पे लगता है बच्चे को वैक्सीनेशन के हवाले से, MMR का, उसको स्पेसिफिकली इसकी कॉज समझा जाता है। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये इशू, बहुत सारी इस पर डिबेट्स हुई, केसेस हुए, और अल्टीमेटली उन्होंने इसको जो है कॉज नहीं कहा कि भाई इसकी कॉज नहीं है। उस केस को उन्होंने अल्टीमेटली उस अंदाज से रिजेक्ट कर दिया। देन इसमें गट डिसइंफेक्शन को भी कहा जाता है। कैंडिडा इफेक्ट्स जो हैं वो, उसको भी एक कॉज कहा जाता है। ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी इसमें पाई जाती है, उसको भी एक कॉज इसकी तस्वर किया जाता है। जेनेटिकली भी इसको एज्यूम किया जाता है कि देयर आर 4-5 जीन्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, आगे ट्रेवल करते हैं, उसको भी इसकी कॉज तस्वर किया जाता है। इसी तरह से चंद और भी शायद हों जो मैं नहीं मिस कर गया हूँ। पॉइंट इज, इट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू नो द कॉज, बिकॉज इट गिव्स समथिंग टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। कॉज स्पेसिफिक ना होने की वजह से इसकी ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक नहीं अब तक सामने आई कि जी ये इंजेक्शन देंगे, ये सर्जरी करवाएंगे, ये पिल खाएंगे तो यू विल कम आउट ऑफ दैट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। तो ये बहुत बड़ी इसमें अलार्मिंग चीज़ें हैं
जिसकी वजह से पेरेंट्स आर इन स्ट्रेस और उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हमें जो मिलते हैं सोसाइटी में। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एक सोसाइटी की जो है वो अफेक्ट हो रही है इन द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। बहुत सारी इस पे एफर्ट्स हो रही हैं कॉजेज़ के हवाले से, बट येट इट्स अ मिस्ट्री, इट्स लाइक अ पजल कि अब तक उसको हम नहीं समझ पाए हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, उसके DSM-5 जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है डिजीज़ का वो उसके बारे में क्या कहता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस में इस ऑटिज़म को कैसा समझता हूँ उसको मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा विदाउट होप एंड ट्रस्ट इंशाल्लाह कि ये चीज़ें आपको ऑटिज़म को समझने में आसानी पैदा करेंगी इंशाल्लाह ताला। DSM-5 में एस्पर्जर्स सिंड्रोम जो कि पहले से ऑटिज़म का ही हिस्सा समझा जाता था उसको सेपरेट कर दिया गया एक अलग डिजीज़ के तौर पे। एस्पर्जर्स में क्या होता है कि वो बच्चे जो होते हैं उनके लिए फ्रेंडशिप मुश्किल होती है, वो अकेला रहना प्रेफर करते हैं, उनके लिए दूसरों से इंटरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, उनका सोशल इंटरेक्शन बड़ा ऑकवर्ड होता है। नॉन वर्बल बिहेवियर्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन में होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। स्पीच डेवलपमेंट उनकी नॉर्मल होती है, एट द एज ऑफ 2 समथिंग दे डेवलप इन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, बट इट इज़ फाउंड कि वो वन साइडेड होता है, इंटरएक्टिव नहीं होती कम्युनिकेशन इनका वर्बली। कुछ डिलेज उनकी माइलस्टोन्स में भी हमें मिल जाती हैं, लेकिन आईक्यू के हवाले से एस्पर्जर्स दे आर हाई फंक्शनिंग, उनका आईक्यू लेवल अबव एवरेज हमें मिलता है। दैट इज द रीज़न दे आर नोन एज प्रोफेसर्स, जूनियर प्रोफेसर्स। उनको इंटेलेक्चुअल समझा जाता है एंड दे प्रूव इट दैट वे एज वेल। तो एस्पर्जर्स में मेन ये चीज़ें आती हैं एज पर द मैनुअल अगर हम बात करें। सॉरी, नेक्स्ट कैटेगरी जो इसमें फॉल करती है दैट इज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मेरे ख्याल से ये दोनों कैटेगरीज बहुत मिलती जुलती हैं विद द माइनर ऑफ डिफरेंस दैट इज द हाइपर एक्टिविटी। बाकी फीचर्स इनके तकरीबन एक जैसे होते हैं। इसमें क्या होता है, इनको अटेंशन देना बच्चों को मुश्किल होता है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट। सिंपल इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स जो होती हैं डेली रूटीन की, उनको फॉलो करना उनके लिए मुश्किल होता है। समटाइम्स उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी फिज़िकल हेल्प की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट मूव ऑन सिंपल इंस्ट्रक्शंस वेयर एज दे आर कैपेबल ऑफ मोबिलिटी, उनकी जो होती है मोटर स्किल्स डेवलप्ड होती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। दे आर वेरी कंपल्सिव एज वेल। कुछ चीज़ें उनके इख्तियार में नहीं होती हैं, कंपल्शन में आ जाती हैं, वो चाहने के बावजूद भी उन चीज़ों को रोक नहीं पाते हैं। अब ये जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, इसमें जो बच्चे होते हैं इनकी नॉर्मल डेवलपमेंट में चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली इनकी स्कूल की फंक्शनिंग भी अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज दे कैन नॉट फोकस टू अ प्रोलॉन्ग पीरियड। इनका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन स्पैन उतना बेहतर नहीं होता है जहाँ पे ये एक स्कूल की लर्निंग के लिए जितनी अटेंशन दरकार होती है उसको ये नहीं कर पाते हैं। विल सी इट इन डिटेल एज वेल। उसमें ये सेपरेटली इनमें अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो क्या होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बेसिकली ADHD और ADD जो है इसके अंदर इनअटेंशन होती है, तवज्जो नहीं दे पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के ऊपर। हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह बैठ नहीं सकते, भागते रहते हैं।
चढ़ते रहेंगे, क्लाइंबिंग में आ जाएंगे। मूवमेंट अगर लोअर लेवल पे हम देखते हैं तो शायद वो एक ही जगह पे बैठ नहीं सकते, इन सीट बिहेवियर नहीं होता। इन सीट बिहेवियर हो भी तो फिंगर्स हर वक्त वो खेलते रहेंगे, उनके साथ मूवमेंट करते रहेंगे, दे कैन नॉट, दे कीप फिजिटिंग इट। देन इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, जब एक बिग रेंज, इसको कॉम्प्लिकेटेड मैं क्यों कहता हूं, बिकॉज इसमें एक बड़ी रेंज हमें मिलती है, हाई फंक्शनिंग से लो फंक्शनिंग तक। सो दैट मेक्स इट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द प्रोफेशनल्स एज वेल टू आइडेंटिफाई, खास तौर पे जब बॉर्डर लाइन और माइल्ड फीचर्स के साथ जब बच्चा होता है, फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक एक्सपर्ट जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है वही इसको बेहतर आइडेंटिफाई कर सकता है, अदरवाइज़ ये उसके डायग्नोसिस गलत हो जाते हैं और पैटर्न ऑफ वर्क की सारा इफेक्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन में बहुत एक्सेसिव टॉक भी हमें मिलती है, और एट द सेम टाइम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ख़राब है, वर्ड्स पे है, फ्रेजेस पे है, और सिंपल ओकेजनल सेंटेंसेस की अटरेंस है, या टोटली म्यूट भी हमें मिलते हैं। अर्लियर इट वाज 8 to 10%, नाउ रिसेंट स्टडीज़ को कहती है अराउंड 30% ऑफ द चिल्ड्रन ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दे रिमेन म्यूट थ्रू आउट द लाइफ, अ रियलिटी। वेटिंग मुश्किल फेज़ होता है इनके लिए, इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इमीडिएटली करना चाहते हैं, ईगर होते हैं, चाहते हैं फटाफट हो जाए। दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द हाइपर एक्टिविटी। किसी भी अंदाज में, मैंने कहा बोलने में हो सकती है, हरकत में हो सकती है, उसके एग्रेशन में हो सकती है, किसी भी अंदाज में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ADD और ADHD समटाइम्स दे आर इनअटेंटिव टाइप्स के हवाले से अगर हम बात करें, समटाइम्स दे आर हाइपर एक्टिव, एंड समटाइम्स दे हैव बोथ ऑफ दीज फीचर्स, इनअटेंटिव भी हैं और हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव भी हैं। तो ये तीनों तरह के हमें मिलते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम इनको कैटेगराइज करते हैं, ADD में, ADHD में, माइल्ड, मॉडरेट, इस तरह से इनकी स्वेरिटी जो होती है वो माइल्ड से लेके सीवियर तक फॉल करती है। इन सिम्टम्स को हम जो है एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ कंप्लेंट नहीं देखते हैं, हम इनको अर्ली ईयर्स, दैट इज़ बिफोर 12 ईयर्स की एज में इनको इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि आफ्टर 12 ईयर्स एक नेचुरल वे में भी बच्चे की बहुत सारी चीज़ें डाई डाउन हो जाती हैं और उसमें उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली हम इसको डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर भी देखते हैं। वन ऑड सेटिंग में अगर एक बिहेवियर हमें इम्पल्सिव मिल रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको लेबल या कैटेगराइज कर सकें। हमें डिफरेंट सेटिंग्स में, स्कूल में, मॉल में, घर में, इंटरेक्ट दूसरे लोगों के साथ, एक पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन के साथ, जब इन तमाम सेटिंग्स के अंदर हमें उस तरह का बिहेवियर मिलता है, देन इट कम्स टू अ कंक्लूजन कि ये उस तरफ फॉल करता है। स्वेरिटी उसकी मैंने जैसे कहा, हम माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर की तरफ उसको हम देख सकते हैं। तो ये हमने बात की है एस्पर्जर्स, इसकी कॉजेज़ की, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं पॉसिबल, और उसके बाद हमने उसमें उसकी जो है इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, क्यों हमें उसको देखना चाहिए, उस अंदाज से फोकस करना चाहिए। देन हमने उसमें DSM और उसके DSM के मुताबिक एस्पर्जर्स, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को हमने डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट क्लिप इंशाल्लाह मैं आपको साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को DSM क्या कहता है विल फोकस दैट इंशाल्लाह ताला। आई होप आप अपनी क्वेरीज और वो चीज़ें जो हैं उसके अंदर करेंगे, कमेंट्स के अंदर उसके अंदर फॉरवर्ड करें। आई विल लाइक टू रिप्लाई दैट टू द बेस्ट इंशाल्लाह। और इसमें एट द सेम टाइम आई विल रिक्वेस्ट कि अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो इस वीडियोज़ को आप शेयर करें। स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।